नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। और इसमें यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले यहाँ से फर्स्ट आर्टिकल के बारे में, ये क्वेश्चंस के बारे में। ये देखिए, प्री टेस्ट फॉर सेंसस 2027, सेंसस 2027, ठीक है, कंडक्टेड अक्टूबर। देखिए प्री सेंसस प्री टेस्ट मतलब इसमें क्या क्या होंगे, कैसे कैसे जो अपना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो कैसे कैसे करेंगे इनके ऊपर, और कौन कौन से सेंसस थे, सेंसस कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में, इंग्लैंड का क्या सिस्टम है, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंग्लैंड में कौन सा सिस्टम है, यूएसए में कौन सा सेंसस का सिस्टम है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस ऑफिशियल कॉल कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन मोदीज वॉर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोदी जी पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि मोदीज वॉर, मोदी फंड कर रहा है यूक्रेन वॉर को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर लीक, नासा भी चांद पे और मार्स पे जाने का ये ट्राई कर रहा है और इंडिया पेपर लीक में फंसा हुआ है। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंडिया में लॉ है और पेपर लीक का सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा, और एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है अभी भी, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। शुड स्टेट बी कॉम्पनसेटेड फॉर रेवेन्यू लॉस फ्रॉम जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी की थोड़ी बात करेंगे। हालांकि एक एडिटोरियल है, डायलॉग है बिटवीन टू मेंबर्स, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब 4 मंथ हाई 3.5, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वोट अलाउ एनीवन टू टेक अवे पीपल्स वोट राइट्स वेस्ट, देखिए ये एक्चुअली पॉलिटिकल न्यूज है, हालांकि इसमें से थोड़ा सा ये करेंगे, बाकी ये है पॉलिटिकल न्यूज, तो इसको कवर नहीं करेंगे, पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है। झारखंड रिप्रेजेंट टू भारत रत्न टू सोरेन, ठीक है, इसके बारे में बात, भारत रत्न कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। केरला रिपोर्ट्स अनदर केस फॉर अमीबिक एनसीफेलिटिस, मेनिंजो एनसीफेलिटिस, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। विच सेक्टर्स आर द वर्स्ट हिट बाय टैरिफ, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया कनाडा साइन एंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्पैट, जो डिप्लोमेटिक जो निज्जर था, खालिस्तानी जो निज्जर था, उसका जो असैसिनेशन के बाद इंडिया कनाडा का जो रिलेशनशिप खराब हो गया उसके बारे में बात करेंगे। रशिया स्ट्राइक एट कीव किल्स एटलीस्ट 17 डैमेजेस, इससे बात करेंगे। हालांकि इसका और इसका जो है ना, ये दोनों आर्टिकल साथ में लेंगे, ठीक है, और इसमें थोड़ा यूक्रेन का मैप भी देख लेंगे। डेथ इन द नॉर्थर्न थाईलैंड बाय द कजकी टाइफून, टाइफून के बारे में बात करेंगे, टाइफून को अलग अलग कौन से नामों से जाना जाता है उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली फर्म मूव्स कोर्ट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग, जो अभी गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग का जो लॉ लाया है, एक्ट बनाया है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। गवर्नर कैन नॉट एक्ट एज ए सुप्रीम सीएम, ये मुद्दा भी तो बहुत दिनों से चल रहा है, इसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के बारे में। ये देखिए, यूएस ऑफिशियल कॉल्स कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन मोदीज वॉर, ठीक है। रशिया स्ट्राइक कीव किल्स एटलीस्ट 17 डैमेजेस, इसका मैप हाँ यहाँ पे है। देखिए अभी रिसेंटली यूक्रेन के ऑफिशियल जो है पीटर नवारोन, ठीक है, इन्होंने जो यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसको मोदी का वॉर बताया। इसके पीछे कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट, अपने इंडिया के गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, इनके निर्देश में रशिया से जो हम ऑयल परचेज कर रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो वो वाला फंड कर रहा है रशिया को, ताकि वो और मिलिट्री एम्यूनिशंस खरीद सके और यूक्रेन पे अटैक कर सके। ये वाला एलिगेशंस लगा रहा है पीटर, हाँ इसका नाम पीटर ही है ना, लेट मी चेक, हाँ पीटर नवारो, ठीक है, ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब यहीं पे देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए पहले जो टैक्सेस था अभी टोटल 50% हो चुका है, जो कि 27 अगस्त से लागू हो गया है 50%, और जो भी 50% एक्स्ट्रा है, मतलब पहले अगर 5.2% लग रहा था तो 50% 55.2 अब लग रहा है किसी भी अपैरल पे। तो देखेंगे टैक्सेस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और ये वाला जो है ना टैक्सेस के बारे में ये हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, शायद से यहीं पे बात करेंगे, हाँ तो ये इसके बारे में बात करेंगे। लेट मी चेक, कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ जम्स कॉम्पनसेटेड रेवेन्यूज केरला विच सेक्टर गवर्नर डेथ ऑफ इंडिया, हाँ इसे बात करेंगे। अब देखिए जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में फॉर एग्जाम्पल जो टैरिफ लगाया है, अब ये ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, ठीक है, 50% एडिशनल, मतलब पहले 25% लगाया था, अभी 25 लग गया, टोटल हो गया 50%, ठीक है। अब 50% टोटल टैरिफ हो गया इंडिया के ऊपर। अब कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अब इंडिया में कोई प्रोडक्ट अगर यूएसए को एक्सपोर्ट होगा तो वहां पे महंगा बिकेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहां से अगर अपैरल टेक्सटाइल अगर जा रहा है, ठीक है,
तो अगर टेक्सटाइल यहाँ पे 13% का पहले लगता था टैरिफ यूएस में, ठीक है, 13% का, अभी कितना हो जाएगा, 63.1% हो जाएगा। मतलब जो गुड्स हम बेच रहे हैं 100 रुपये में दे रहे हैं यूएसए को, और पहले 13 मतलब 113 रुपया लगता था पहले, अब वही लगेगा 163 रुपया। तो यूएसए के जो सिटीजन है, वहाँ के जो पीपल है, वो ये गुड्स क्यों खरीदेंगे, इतना महंगा वो लोग खरीदेंगे क्यों? इसके जगह पे दे कैन चूज फॉर बांग्लादेशी प्रोडक्ट, जो टेक्सटाइल है बांग्लादेशी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, या फिर वियतनाम का चूज कर सकते हैं, ठीक है, चाइनीज प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 163 तो इंडियन प्राइस है ना, ये इंडिया का रहेगा ना, अब चाइनीज का वहीं पे इनका 75 लगेगा, 75, सेम क्वालिटी, दे विल गो फॉर चाइनीज प्रोडक्ट, समझे, ये है इसका। और रशिया स्ट्राइक एट किल्स एट लीस्ट 17 डैमेजेस। अब देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर तो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, 2022 में शुरू हुआ था इसका वॉर, 2022 में, ठीक है, ये अभी तक चल रहा है। अभी रिसेंटली 13 किल्स, एटलीस्ट 13 किल्स एट डैमेज डिप्लोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे ये रहा क्यू, मतलब यहाँ तक आ चुका है, ये वाला जो रीजन है ये रशिया ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, ये जो रीजन है ये रशिया ऑलरेडी हथिया चुका है, जो अपना क्रीमिया वाला है, क्रीमिया वाला 2014 में ही ले लिया था, 2014, ठीक है, ये क्रीमिया रीजन इसी समय ले लिया था, तभी G8 से G7 हो गया था। आज जो आप पढ़ते ना G7 कंट्रीज, G7 मीटिंग्स, ठीक है, तो वो पहले G8 हुआ करता था, ठीक है, उसमें रशिया भी था, तो क्रीमियन वॉर की वजह से उसको G8 से हटा के G7 में कर दिया, मतलब ये G7 से हटा देता, और ये ग्रुप G8 से G7 बन गया था, ठीक है। देखिए लुहांस्क हो गया, डोनेट्स्क हो गया, ज़पोरिजिया हो गया, खेर्सन हो गया, ये वाले रीजन ऑलरेडी रशिया अपना ये कर चुका है, और कीव पे भी अटैक कर दिया, ठीक है। तो इसी के लिए पीटर नवरो बोल रहे हैं कि ये मोदी वॉर है, समझे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। पेपर लीक, हाई कोर्ट एनुअल्स राजस्थान SI एग्जाम, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम, रिक्रूटमेंट एग्जाम 20 आफ्टर फाइंडिंग लार्ज स्केल इरेगुलरिटी। देखिए पेपर लीक का इतना ज्यादा कंसर्न हो गया अपने इंडिया में। अभी अगर मैं एक आर्टिकल डालूंगा, ठीक है, एक आर्टिकल डालूंगा, ये देखिए हरदीप सिंह निज्जर, ये अभी अपने नेक्स्ट आर्टिकल में आएगा कि कनाडा के साथ कैसे रिलेशन खराब हुआ था, और अभी ये इसकी वजह से, किलिंग की वजह से, ठीक है, तो इससे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेपर लीक्स इन इंडिया। देखिए एक नहीं बहुत से न्यूज आ जाते हैं पेपर लीक्स इन इंडिया में। राजस्थान हाई कोर्ट कैंसल 20 सब इंस्पेक्टर, देखिए ये आज का ही है, ठीक है। जेएन के जूनियर इंजीनियर एग्जाम कैंसिलिंग साइटिंग वेदर एंड पेपर लीक्स क्लेम, पेपर लीक क्लेम आप यहाँ देखो। घर का भेदी, आरपीएससी इंटीग्रिटी अंडर फायर ओवर पेपर लीक स्कैंडल, मतलब नासा हो गया या फिर ऑल ओवर कंट्री जो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे, और इंडिया अभी तक पेपर लीक में फंसा हुआ है। आप अगर एसएससी का प्रोटेस्ट देख रहे हो, एसएससी का प्रोटेस्ट, एसएससी प्रोटेस्ट, ये देखिए ये डेली चल रहा है, और अभी कहां पे चलेगा, ये देखिए डेली प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी का प्रोटेस्ट देख रहे हैं। मतलब कहां पे इरेगुलरिटीज है, आप देखिए कहां पे मतलब एग्जाम्स में ही फंसे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स के अप्रोक्सीमेटली 33 ईयर्स हो जाता है, 33 ईयर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल, ये सेंट्रल है, सेंट्रल लीगल फ्रेमवर्क द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये वाला एक्ट 2024 में आया था ताकि पेपर लीक्स को ये एड्रेस कर सके, ठीक है। और ये एक्ट मोस्टली जो सेंट्रल लेवल पे पेपर जो होते हैं ना उनको ये करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एसएससी हो गया, एसएससी के ऊपर में जब ये एक्ट लाया गया तो फिर भी एसएससी का प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? एसएससी का प्रोटेस्ट जायज है, एसएससी का प्रोटेस्ट जायज है, लेकिन ये प्रोटेस्ट को एड्रेस क्यों नहीं कर रहे वो लोग, ठीक है, वो एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? देखिए ये हो गया एसएससी अपना सीयूटी हो गया, एनटीए हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, ये सब इसमें कवर है, ठीक है। अब ये हो गया अपना स्टेट लेवल हो गया, स्टेट लेवल राजस्थान एग्जाम 20 आफ्टर फाइंडिंग लार्ज स्केल, ये तो इस एक्ट में द पब्लिक एग्जामिनेशन, इस एक्ट में स्टेट का जो है ना एग्जाम वो कवर नहीं किया गया है, तो इस एक्ट में तो अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं। Now let's move to the next question. Industry growth jump to the 4-month high 3.5. अब देखिए ये वाला आर्टिकल इस गुड इंपॉर्टेंट है कि अपने इंडिया में ग्रोथ कितना हो रहा है इसके बारे में, लेकिन आपको आईआईपी के बारे में जानना चाहिए।
ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब इसके साथ साथ आपको सीपीआई भी पढ़ लीजिए, डब्ल्यूपीआई पढ़ लीजिए। अब देखिए सीपीआई में टोटल 4 आते हैं, ठीक है, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, ये सीपीआई हो गया एग्रीकल्चर, सीपीआई एग्रीकल्चर हो गया, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गया, सीपीआई फॉर ये रूरल अर्बन कंबाइंड, ठीक है। अब ये दोनों जो है ये लेबर ब्यूरो निकालती है, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको निकालती है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट सीपीआई एंड रूरल कंबाइंड, रूरल एंड अर्बन कंबाइंड, ये निकालती है अपनी मॉस्पी। हालांकि इसमें एक एनएसओ बॉडी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके अंदर ये निकालती है, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूपीआई और आरबीआई जो अपने इंडिया में इन्फ्लेशन काउंट होता है, इन्फ्लेशन, उसको सीपीआई को ही लेकर, सीपीआई को ही ऐसा इंडिकेटर लेके ये अपना इन्फ्लेशन काउंट होता है इंडिया में, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब डब्ल्यूपीआई देखिए, ठीक है, डब्ल्यूपीआई को करता है मिनिस्ट्री, ये डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ठीक है, डीपीआईटी करता है। इसमें भी इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर, देखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये डब्ल्यूपीआई सीपीआई ये एग्जाम से पूछा जा चुका है, ठीक है। आईआईपी के बारे में पूछा जा चुका है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की कैसे बढ़ रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का जो है, मैन्युफैक्चरिंग का जो वैल्यू है ये टोटल 77% आता है। आपने एक पढ़ा होगा पीएमआई इंडेक्स, पीएमआई इंडेक्स, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, आपने ये पढ़ा होगा। इसमें जो कंट्रीज है या फिर कंट्रीज में इंडस्ट्रीज है, कंज्यूमर का ये परचेसिंग पावर कितना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और इसको जो पब्लिश करती है वो है आईएचएस मार्केट, आईएचएस मार्केट एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये इसको पब्लिश करती है, ठीक है। ये होगा इसका टोटल। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल ये बता रिकवरी, मतलब देखिए पहले जो इंडस्ट्रियल का था ना वो फॉल हो गया था, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल में फॉल आ रहा था 2.72, अभी अचानक से बढ़ा 3.5, मतलब यहाँ से बढ़ा, मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया, ये 2 टाइम्स बढ़ा है। तो इसी के ऊपर इसका ये आर्टिकल भेजा है, ठीक है। मिनिस्ट्री स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए आईआईपी को भी मॉस्पी ही कैलकुलेट करती है, मॉस्पी अंडर एनएसओ कैलकुलेट करती है, और एनएसओ मॉस्पी के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट, झारखंड हाउस रिजोल्यूशन फॉर भारत रत्न टू सोरेन। अब देखिए अभी हाल ही में 1 महीने पहले शिबू सोरेन जी का डेथ हुआ है। शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर, और झारखंड को बिहार से अलग होने में, बिहार से अलग कराने में एक अच्छी भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इनको अभी, क्योंकि जब इनका डेथ हो गया है, ही वाज 81 ईयर्स में इनका डेथ हुआ है, तो इनको भारत रत्न देने की मांग कर रही है। देखिए अब देखिए भारत रत्न के बारे में पहले जान लेते हैं कि भारत रत्न है क्या। ये देखिए 1954 में हुआ था, 1954, और इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट जो दिया गया था वो ये अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, राधाकृष्णन सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है, स्पोर्ट्स में दिया गया है। अब भारत रत्न देखिए, भारत रत्न इंडिया में दो जगह होती है जहां पे भारत रत्न का जो है इसको बनाया जाता है। मैं वो एड्रेस बोल रहा हूँ, भारत रत्न मेड वेयर, कहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है।
कोलकाता मिंट इन अलीपुर में बनाया जाता है। ये भारत रत्न मेडलियंस आर प्रोड्यूस एट द कोलकाता मिंट। द कोलकाता में मैन्युफैक्चर अदर प्रेस्टीजियस अवार्ड लाइक इंडियन गवर्नमेंट पद्म विभूषण यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, कोलकाता मिंट। ठीक है, ये देखिए बस ये आप याद रखिए। सचिन तेंदुलकर हो गए, अपने लता मंगेशकर जी हो गए, मतलब बहुत से दिए गए, तो बस आप इनको। अब देखिए लॉ ऐसा था कि साल में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन ये वाला अभी जो रिसेंटली 2024 में दिया गया था उसको ब्रेक किया हुआ 5 लोगों को दिया गया। ठीक है, जिसमें अपने कर्पूरी ठाकुर आते हैं, MS स्वामीनाथन आते हैं, LK आडवाणी साहब आते हैं। ठीक है, तो 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया डेमोक्रेटिक डिविजन एज अ टाइम बॉम्ब। देखिए इसके ऊपर थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए क्योंकि ये एक एडिटोरियल है। अब इसमें जो पॉइंट लिखा है सिर्फ वही नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ क्रिप्स पॉइंट मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें ये बताया गया है, तो पहले हम इसके बाद थोड़ा ओवरऑल इसका ओवरव्यू लें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। इसके ऊपर बात, जो भी इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन जो कि यंग एज में है, और लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती है, मतलब इंडिया को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह में और ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आता अपना टोटल 15 से 65 ईयर्स तक। ठीक है, 65 है कि 59 है, 59 ईयर्स तक लेता है। ठीक है, अब ये टोटल जो पॉपुलेशन अपने इंडिया का 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब 145 करोड़ में 65% इस एज में आते हैं। ठीक है, अब इनका जो एवरेज एज है ये 28 ईयर्स है, मतलब इंडिया में ऑल ओवर देखें, नहीं सिर्फ इनका नहीं, बाकी 0 to 14 ये भी मिला के, और ये 59 टू मतलब ये आगे जो भी है इनको मिला के टोटल 28, मतलब अपने इंडिया की 65 से ज्यादा % की आबादी, मतलब एवरेज बोल सकते हैं, एवरेज 28%, मतलब हर एक बंदा इंडिया में 28, तो ये उनका एज 28 कैटेगरी में एवरेज है, एवरेज। ठीक है, अब वही हम देख लेते हैं यूएसए का 38 है, यूएसए का 38 है एवरेज एज ऑफ यूएस सिटीजन। वहीं चाइना का 39 है। ठीक है, एवरेज एज। वहीं जापान का देख लेते हैं, जापान का 49 है, सोच लीजिए 49, मतलब इनका एवरेज पॉपुलेशन बुढ़े हैं, एवरेज से भी ज्यादा। इसलिए आपने जापान में नेगेटिव ग्रोथ रेट के बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि देखिए अगर आप जापान के बैंक में मनी ऐसा फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो आपका जो पैसा है उसमें माइनस हो जाएगा। जो आपको यहाँ पे एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है ना, कि अगर आप 1000 रुपये डालो तो आपको 1200 मिलता है, वहां पे आपको 800 मिलेगा, क्योंकि वहां बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो, पैसे डिपॉजिट में करो, इन्वेस्ट करो, ये है। अब आपको इसका बताता है इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड एज अ टाइम बॉम्ब। अब इस आर्टिकल में ये बताया है कि देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग का पॉइंट दिया है, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वाज बोर्न इन द ये अनदर टाइम। ये देखिए, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर शी वाज बोर्न इन द अनदर टाइम। अब इसमें ये बताया कि देखिए जो आजकल जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो कैपेसिटी है, जो लर्निंग मेथड है, वो पुराना ये रोट लर्निंग है। ठीक है, पुराना ये अपना रोट लर्निंग है, पुराना रोट लर्निंग पे ये करते हैं, रोट लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे बोला 60% जो है, 60% जो कि ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उनको जॉब नहीं मिलता, जो कि इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको जॉब नहीं मिलता। ठीक है, जॉब नहीं है। अब 45% से 50% तक ऐसे लोग हैं जो लोग ग्रेजुएट होते हैं लेकिन उनके पास स्किल ही नहीं। मतलब अगर आप उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट दे भी दो तो उनको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ डिग्री, बाकी स्किल के नाम पे कुछ नहीं। वही यहाँ पे बताया गया है। देखिए अभी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन फिर भी जो आजकल के जो स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, ये पुरानी चीजों में लगे हुए कि नहीं डिग्री ले लेंगे फिर कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, इसी चीज में अटके हुए। तो ये आर्टिकल में यही बताता है कि बीइंग द मोस्ट डिसरप्टिव, अभी जो एआई है ये 70% वर्क रिसर्च सेइंग दैट अप टू 70% करंट जॉब ग्लोबल विल बी इम्पैक्ट, मतलब एआई की बदौलत 70% ऑफ द जॉब इन द वर्ल्ड विल बी इम्पैक्टेड। मतलब जो 70% जॉब है, हो सकता है बहुत लोग जॉबलेस हो जाए, क्योंकि
जो हमारा डेमोग्राफी है, अगर सही ढंग से इनको स्किल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जगह, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो कि इस फेज में जो भी कंट्री होता है सबसे ज्यादा ग्रो करता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और डेमोक्रेसी तो डेमोग्राफिक ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन बन जाएगा, समझे। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि देखिए इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज लॉन्ग बीन is the country boast having largest youth population. अभी अपने इंडिया का लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। इट इज अंडर थ्रेट बिकमिंग लायबिलिटी और गैप बिटवीन द एजुकेशन। देखिए अगर हम इनको ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से नहीं देंगे तो ये अपने इंडिया में एसेट बनने की जगह पे लायबिलिटी बन जाएगा, मतलब इनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उल्टा कंट्री को इनके ऊपर कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। इनके ऊपर ये हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर अब अभी इनको स्किल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करें और रियल वर्ल्ड स्किल डिग्रीज एम्प्लॉयबिलिटी वाइडेंस। इफ गैप इज नॉट एड्रेस डेमोग्राफिक डिविडेंड कुड मॉर्फ इनटू डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब बन जाएगा, मतलब डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है जिसमें एक कंट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है वो टाइम बॉम्ब बन जाएगा। मतलब इंडिया फिर उसके बाद देखिए 2000 कितना 65 था आई गेस, 2065 तक इंडिया का टाइम है कि इंडिया इस फेज में अभी से लेके 2024 से लेके, ठीक है, 2024 से लेके मतलब एक साल पहले के अपने से 2024 से लेकर 2065 तक इंडिया जितना चाहे उतना ग्रोथ कर सकता है। 2065 के बाद इंडिया का ग्रोथ का जो पेस है, स्पीड है, वो पूरा नीचे गिर जाए। क्यों? उस एज के बाद जो अपने इंडियंस हैं मेजोरिटी ऑफ लोग बूढ़े पर मतलब बूढ़े होते जाएंगे, समझे, बूढ़े होते जाएंगे मेजोरिटी ऑफ लोग। तो यहीं पे ये बताया कि उनके पास स्टेम एजुकेशन नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बहुत लोग ये बीए वगैरह कर लेते हैं लेकिन कुछ ये ओवर द पास्ट डिकेड डेटा शो 40 to 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन जॉब। 40 से 50% को जॉब मिला ही नहीं, प्लेसमेंट बाकी 60% तो ये अनएम्प्लॉयड है ही। मोर एंड मोर यंगस्टर्स गोइंग टू कॉलेज गेट एम्प्लॉयर रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे ये उसे मेंशन नहीं है, अब मैं इसको अपनी लर्निंग के बेसिस बता रहा हूँ। साउथ कोरिया में एक सिस्टम है, जब स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड ये क्रॉस करते हैं, ठीक है, अपना ये मैट्रिकुलर एग्जामिनेशन क्रॉस करते हैं, उसके बाद उन स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में भी काम करना पड़ता है ताकि उनका इंडस्ट्रियल नॉलेज या फिर इंडस्ट्री में ऐसा लेबर नहीं, एज अ वर्कर, एज अ ये डेटा एनालिस्ट, ये सब उनको काम सिखाया तक करना पड़ता है, ऐसा ट्रेनिंग इंटर्नशिप बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के बाद से। और अपने इंडिया में ग्रेजुएशन तक भी ये सब नहीं होता, ठीक है। बस वही ये सब मेंशन है कि अगर टाइम टू टाइम देखिए इन मॉडर्न इकोनॉमी ओवर 2000 करियर पाथ 7% स्टूडेंट रिपोर्ट रिसीविंग फॉर्मल करियर गाइडेंस ड्यूरिंग द स्कूलिंग एज, और स्कूलिंग एज में भी अच्छे एक करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता, ठीक है। कुछ स्टेट ने ट्राई किया था, जैसे अपना तमिलनाडु वगैरह हो गया, ताकि उनको स्कूलिंग एज पे ही इनको करियर गाइडेंस दे सके, ठीक है। अब देखिए अपने इंडिया में कुछ स्किल के लिए भी प्रोग्राम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जल शिक्षण संस्थान, ये सब है, लेकिन इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं। यहाँ पे भी आप देखते हो बहुत से धांधली होते हैं, आज संकल्प हो गया, ठीक है, ये सब है। और नेक्स्ट बात करते हैं देवाजू, इंडिया मस्ट कट मॉनसून वल्नरेबिलिटी नॉट जस्ट बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इंडिया में जो भी मतलब अगर लैंडस्लाइड होता है या कोई डिजास्टर होता है, हम इसके बाद उसमें प्लान बनाना शुरू, मतलब उसको फिर रिपेयर करना। हमारे पास देखिए प्रिवेंटिव प्लान है ही नहीं। प्रिवेंटिव प्लान देखिए आज तक हम जो वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी, वहां पे हमने क्या किया, सिर्फ मतलब अगर कोई लैंडस्लाइड हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर कॉम्पनसेशन देते हैं और वगैरह वगैरह, मतलब वहां पे थोड़ा रोड वगैरह ठीक कर देते हैं। इसका प्रिवेंटिव नहीं है, सिर्फ क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव ये क्योर करता है कि नहीं चलो ठीक कर देते हैं, रोड में फिर बना देते हैं, लेकिन ये नहीं करते कि ऐसा मतलब सिस्टम डेवलप करें कि मतलब ऐसा मैकेनिज्म करें कि वहां पे लैंडस्लाइड हो ही ना। ऐसे तो करना चाहिए, क्योंकि जब आप देख रहे हो कि पहले से आपदा आने वाली है, बारिश का मौसम आएगा, आपदा आएगी, तो पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेते ही नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, बाद में क्यूरेटिव कि जब होगा तब देखा जाएगा, समझे। अब यहीं पे बताया हेवी रेन्स हैव लेफ्ट ट्रेन डिस्ट्रक्शन अक्रॉस इंडिया, सेवरल डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश 40 डेथ इन द सोलर ब्रिथ फ्लड मार्क्स इन श्रीनगर, अनंतपुर, इन अनंतनाग।
इन पंजाब एंटायर विलेज हैज बीन इनंडेटेड एंड फाउंडेड हैज, यही से बताया कि जो लैंडस्लाइड वाला या डिस्ट्रैक्शन वाला या फिर फ्लैश फ्लड वगैरह है। अभी आपने देखा कि किश्तावर में जो फ्लैश फ्लड आया था, किश्तावर में फ्लैश फ्लड था या फिर क्लाउड बस्ट था, ठीक है, क्लाउड बस्ट था या फिर फ्लैश फ्लड, ठीक है, फ्लैश फ्लड, वहां पे टोटल 63 लोग मर गए फ्लैश फ्लड में। अब इसका क्या है क्यूरेटिव, जो मर गए उनको कॉम्पनसेशन देना, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा ना, ताकि अगर फ्लैश फ्लड आए तो उनके लिए यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, ऐसा कैचमेंट बफरिंग कैपेसिटी श्रिंक्स द चांस ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय स्टेट फॉर क्लियरेंस रोड वार्मिंग कंटेंट सैंक्शन स्लोप इंजीनियरिंग इको सेंसिटिव जोन डिस्पाइट ऐसा कैचमेंट डैम्स एक्यूमुलेट वर्सनिंग फ्लड्स, ये डिस्पाइट रिपीटेड डिजास्टर द अर्ली वार्निंग इवैक्यूएशन आर्किटेक्ट, यहाँ पे ये लिखा हुआ सैडली स्टेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ही इवैक्यूएशन का होना चाहिए, इवैक्यूएशन का होना चाहिए, ठीक है, पहले ही, कि कैसे सेफली निकला जा सके, अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है तो कैसे सेफली निकला जा सके। जो अपना मॉक ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल यहाँ पे टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए, मॉक ड्रिल्स हो गया, ये टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए कि लैंडस्लाइड से कैसे बचा जाए, ये सब। और बाकी जो भी लैंडस्लाइड, तो वहाँ पे क्विक सर्विस देना ही चाहिए, क्विक सर्विस, कि वहाँ पे कैसे क्विक सर्विस पहुँचाया जा सके, अलग अलग टाइप के फूड हो गया या फिर जो मेडिसिनल हो गया, ये सब कैसे पहुँचाया जाए, ये सब तो होना चाहिए ना। तो अपने लिए प्रिवेंटिव डिसीजन, मतलब प्रिवेंटिव करना चाहिए, ना कि क्यूरेटिव। क्यूरेटिव देखिए यहाँ तो जान चली जाता है, कॉम्पनसेशन देखिए मतलब क्या है, फिर कॉम्पनसेशन देखिए मतलब क्या है, फिर समझे, बात ऐसा है। Should state be compensated for revenue loss from GST reforms? देखिए GST काउंसिल आर्टिकल 279 ए 279 है, ठीक है, आर्टिकल 279 है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात होता है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने 28 से 18% पे और 12 से 5% पे जो सारी चीजें कर दी है, उसी को मैं बात रहा कि गवर्नमेंट को क्या लॉस होगा, मतलब जो ये वाला टैक्स स्लैब, मतलब इसके जो भी 90% है, यहाँ से 90% जो गुड्स है उसको 18% के टैक्स स्लैब में शिफ्ट करेंगे, और 12% में जितने भी उसको 5%, मतलब 99% यहाँ का इसमें और 90% इसमें का इसमें। अब जो 90 का 10% जो बचा, इसमें आते हैं अपने सिम गुड्स आता है, ठीक है। अब इस सिम गुड्स मतलब ये पूरा ये है, ठीक है, एडिटोरियल, इसको मैं मतलब एडिटोरियल, इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, प्रतीक जैन एंड मनोज मिश्रा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सिंपल तरीके में बता रहा हूँ। सिम गुड्स आते हैं जिसमें अपना टोबैको आ गया, वही टोबैको गुटखा वगैरह, इसके ऊपर 40% टैक्स लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ने तो टैक्स स्लैब कम करा दिया है, बोला दिवाली गिफ्ट है, ठीक है। अब दिवाली गिफ्ट दे दिया है, ये 18% 5%। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इससे तो गवर्नमेंट का लॉस है, यूनियन गवर्नमेंट का लॉस है, कितना लॉस है, समथिंग अराउंड वेर इज 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ पर ईयर, 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पर ईयर, मतलब 0.3% GDP इतना लॉस होने का चांस है। किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है, किसको लॉस होने का चांस है? गवर्नमेंट को, ठीक है। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर गवर्नमेंट को लॉस हुआ तो शुड स्टेट बी कंपनसेटेड फॉर रेवेन्यू लॉस फॉर जीएसटी रिफॉर्म। तो क्या स्टेट को अभी पैसा देना चाहिए? क्योंकि देखिए जब 2017 में ये जीएसटी आया था, तब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि हम आपको 5 इयर्स तक आपको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है, 5 इयर्स तक आपको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है, जीएसटी कॉम्पनसेशन। अब तो सरकार ने ये रिफॉर्म लाया। अब रिफॉर्म में सरकार का खुद का देखिए मंथली का जो होता है, क्या बोलते हैं, जीएसटी कलेक्शन। अब उसमें सरकार को एक टैक्स डिवॉल्यूशन का एक ये है, टैक्स डिवॉल्यूशन कि कौन से स्टेट को कितना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिगर स्टेट ये देखिए, हाँ, बिगर स्टेट लार्जर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो स्टेट बिगर है और लार्जर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उनको जीएसटी का लार्जर सेक्शन, मतलब उनको जीएसटी का लार्जर
कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है, जीएसटी का लार्जर कॉम्पनसेशन उसको मिलता है। लेकिन जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इनको जीएसटी का लार्ज लायन बंच मिलता है, इनको ज्यादा, मतलब इनको समथिंग अराउंड 13%, 25% ऐसा ऐसा मिलता है। अब जैसे स्टेट हो गया झारखंड, झारखंड स्टेट हो गया, ना इसका इसमें कंट्रीब्यूशन, ना मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन, इसको तो 0.2% मिलेगा, क्योंकि इसका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही नहीं है, समझे। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कॉम्पनसेशन अब देना उतना जरूरी नहीं, क्योंकि अब स्टेट को भी लॉस हो रहा है, सॉरी सेंटर को भी लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे स्टेट को, अब यहाँ पे स्टेट को अपना ये निकालना पड़ेगा, स्टेट को मनी जनरेशन का नया तरीका निकालना पड़ेगा, जिसमें वो मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट कर सके, मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट में देखिए ये हो गया कि देखिए कोई म्युनिसिपल काउंसिल के पास वगैरह कुछ जैसे कुछ जमीन वगैरह है, ठीक है, वो ऐसी पड़ी हुई है, वो किसी यूज में नहीं आ रहा है, तो वहां पे हो सकता है कुछ ये छोटा सा मतलब कुछ ये रियल एस्टेट बना के वो बेच दे, हालांकि बिजनेस में आने के लिए नहीं, ये बिजनेस करने के लिए उसको दे दे। फॉर एग्जांपल कुछ जैसे आपको पता है मुंबई का जो ये उसने मुनी बॉन्ड निकाला था, मुनी बॉन्ड ये म्युनिसिपल बॉन्ड, वहां पे पब्लिक इन्वेस्ट करती है, पब्लिक का पैसा लेके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्लान में लगा, वहां से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, ठीक है, वहां से टैक्स कलेक्शन बढ़ा के जो भी है ये रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को दे दे। मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट में जो एसेट है जो कि यूजलेस पड़े हुए हैं, जैसे आपका हो गया बीएसएनएल हो गया, मोनेटाइजेशन एसेट में आप एयर इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो कि गवर्नमेंट ने उसको ये कर दिया, दे दिया किसी को, ये होगा मोनेटाइजेशन ऑफ, क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की इसलिए है फैसिलिटेट करने के लिए, प्रोवाइड करने सर्विसेज, ना कि बिजनेस करने के लिए। तो जो भी बिजनेस वाले काम है ना उसको आउटसोर्स करके प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट बात करते हैं, डेथ इन द नॉर्थर्न थाईलैंड फ्रॉम द टाइफून काजिकी। अब देखिए जो काजिकी नाम है ये दिया है जापान ने, काजिकी नाम है ये दिया है जापान ने, ठीक है। 5 लोग की मृत्यु हो चुकी है काजिकी। अब देखिए साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पे अलग, यहाँ पे जो इंडियन ओशन है यहाँ पे इसको माना जाता है साइक्लोन, इसको साइक्लोन बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है कहाँ पे, इंडियन ओशन में, ठीक है। इसको टाइफून बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक में, जो अपना जापान वाला रीजन है ना, ये इसको टाइफून्स बोला जाता है। अब वहीं इसको जो अमेरिका वाला रीजन है सेंट्रल, यहाँ पे इसको हरिकेन्स बोला जाता है, हरिकेन्स बोला जाता है, ठीक है। एरियाज इन विच द ट्रॉपिकल स्टॉर्म फॉर्म, ट्रॉपिकल पार्ट एंड स्टॉर्म, ठीक है। ये तो इसको अलग अलग, और ये जो ये देखिए ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, ये जो नीचे वाला है ना यहाँ पे इसको विली विली बोला जाता है, विली विली। ये यूपीएससी में पूछ चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू, ठीक है। तो अलग। अब देखते हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन का कंडीशंस क्या क्या होता है। अब देखिए किसी भी साइक्लोन, क्योंकि आप देखेंगे ये जो अपना बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा साइक्लोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी आपको एक मैं दिखाता हूं कि साइक्लोन्स का नेमिंग कैसे क्या आता है, साइक्लोन्स का नेमिंग कैसे क्या आता है। देखिए कंट्रीज साइक्लोन ड्यूरेशन, कंट्रीज ये स्टार्ट हुआ था लगभग अराउंड 1980 के आसपास, ठीक है, जहां पे कंट्रीज साइक्लोन्स को अब नाम देने लगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में जाएंगे कि पहले मैन का था, सॉरी पहले जो साइक्लोन का नाम था वो विमेन्स के ऊपर दिया था कि विमेन्स का नाम, जो विमेन था तो साइक्लोन का नाम देते थे, तो वहीं पे फिर प्रोटेस्ट वगैरह कि इससे हमारा नाम क्यों, मैन फिर मैन का भी। तो इसमें ज्यादा नहीं, इसमें से कौन कौन से कंट्रीज आते हैं इसलिए आप उसके बारे में जान लीजिए। बांग्लादेश आ गया, इंडिया आ गया, ईरान आ गया, मालदीव आ गया, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन, 13 सच कंट्रीज जो कि नाम देते हैं। और अभी किसने नाम दिया है, अभी नाम दिया है जापान ने, काजिकी को जापान ने नाम दिया, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन कंडीशन देखिए 27 डिग्री सेल्सियस जो सी वाटर है ये होना चाहिए, ये ट्रॉपिकल एरियाज में रहना चाहिए। आप देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही है मोस्टली साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल एरियाज में ही रहना चाहिए, ठीक है, ये वाले रीजन में, जहां पे आईटी सीजन का कंडीशन बना रहे, आईटी सीजन, इंटर ट्रॉपिकल
कन्वर्जन जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ये वाला, ये कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, सॉल्टी हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक होता है आई फॉर्मेशन, आई फॉर्मेशन, आई फॉर्मेशन, वहां पे लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर, वहां पे क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है, आई फॉर्मेशन। मैं आपको आई का एक साइक्लोन आई, यहाँ पे देखिए साइक्लोन आई, किसको ले, यही बेस्ट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लो प्रेशर, लो प्रेशर में क्या होता है, जो एयर रहता है, एयर ऊपर की तरफ उठता है, क्यों, उसका वेग पूरा ये हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे ये लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है, ये देखिए इधर हाई प्रेशर है, साइड में इधर हाई प्रेशर, ये आई वॉल है, ये है, हाँ यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, यहाँ पे सेंटर पे हाई प्रेशर रहता है, साइड में लो प्रेशर रहता है, ठीक है, डिसेंडिंग एयर, फिर यहीं से ये बनता है, ये क्लॉकवाइज में घूमता है, ठीक है। अब देखिए क्लॉकवाइज में घूमता है कहाँ पे, ये क्लॉकवाइज में घूमता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी माय मिस्टेक, एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर। जब ये साइक्लोन हो, जब ये साइक्लोन वाला कंडीशन है, और अगर एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन पता क्या होता है, यहाँ पे साइक्लोन हुआ, ठीक है। अब यहीं पे सेम ऊपर वाले जो ट्रोपोस्फियर हो गए, ट्रोपोस्फियर के ऊपर तक, जैसे देखिए अगर ये ऊपर तरफ जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज, सॉरी साइक्लोन, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये एंटी क्लॉक, मतलब एंटी साइक्लोन है, ठीक है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी साइक्लोन में, एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर है, एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। Now let's come to the next article. Which sectors are worst hit by tariff? टैरिफ के बारे में हमने फर्स्ट इसमें बात किया था, इसमें बात करेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल में सिर्फ यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि आप वही देख रहे हो कि टैरिफ क्यों लगाया, कि रशिया से परचेज किया इसलिए टैरिफ लगाया, ठीक है। कॉम्पनसेशन टैरिफ 50 से ये हो गया, ये भी 50% है, चाइना को 30% है, चाइना को 30% है, ठीक है। इसके बारे में अब यहाँ पे देखिए 50% है कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे इंडिया से एक्सपोर्टेड 2 बिलियन, कौन सा ये डेटा बिलियन श्रिम्स, यहाँ पे श्रिम्स का बात करते हैं, जो प्रॉन्स रहता है ना, प्रॉन्स, झींगा मच्छी, इसके बारे में बात करें। टू द यूएस मेकिंग 32% ऑफ इट श्रिम एक्सपोर्ट, अर्लियर यूएस ओनली इम्पोज 10%, मतलब पहले श्रिम्स पे जो कि झींगा मच्छी है उस पर खाली 10% टैरिफ था, ठीक है। और इंडिया से कितना, समथिंग $2.4 बिलियन का ये मतलब ये एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। अब उसमें टैरिफ अब 50% हो गया, मतलब टोटल कितना हुआ 60%। अब 60 मतलब जो हम झींगा मच्छी बेच रहे हैं 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का बिकता था। अब और जब और पहले 10% टैरिफ था तो 110 रुपये में वहां पे बिकता था यूएस में, अब ये हो गया 160 रुपये का। अब कौन लेगा, वहीं पे जन से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, परचेज श्रिम्स, ये श्रिम्स हो गया, एक्सपोर्ट बिलियन वर्थ ऑफ डायमंड, डायमंड गोल्ड देखते हैं। पहले इसके ऊपर कितना टैरिफ था, अकाउंटेड फॉर टोटल एक्सपोर्ट टैरिफ, पहले 2% था इसमें, डायमंड ज्वेलरीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज पे सिर्फ 2% था, लेकिन अब हो गया 52%। मतलब पहले 1 करोड़ का अगर कोई खरीदता था, अब उसको 1.5 करोड़ खरीदने, अब उसको 1.5 करोड़ में मिलेगा वही चीज, सेम क्वालिटी सेम ब्रांड, ठीक है। ये है टैरिफ का असर। टैरिफ आर नाउ राइजन फ्रॉम 21 to 52 रिपोर्ट फ्रॉम हब्स लाइक सूरत ऑलरेडी। जो इंडिया में कुछ ये जो हब्स है जहाँ पे डायमंड कटिंग होता है, सूरत में जैसे डायमंड कटिंग होता है, डायमंड पॉलिशिंग होता है, वो अभी शट कर रहे हैं, मतलब अपना प्रोडक्शन डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना अपैरल, जो टेक्सटाइल वगैरह है, इस पे पहले लगाते थे 30% इंडिया अपैरल 10 सेक्टर से पहले 13.9% का टैरिफ लगता था, अब यही हो गया 63%। मतलब कपड़े अब 63, जो मैं आपको बांग्लादेश वाला एग्जांपल दिया, ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश वाला एग्जांपल दिया, कहाँ पे 63, ये देखिए देखा 63, सेम टू सेम वही वाला, कि अगर हम 100 रुपए के बेचे, क्योंकि पहले कितना था, ये 13% टेक्सटाइल पे था, ठीक है। तो ऐसे ही करके जेम्स एंड ज्वेलरी है, देखिए त्रिपुर में अपना प्रोडक्शन डाउन कर दिया, त्रिपुर जो कि तमिलनाडु में, त्रिपुर तमिलनाडु में प्रोडक्शन डाउन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्टेड टू 1.2 बिलियन वर्थ ऑफ कारपेट यूएस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बोलते, गवर्नर कैन नॉट एक्ट एज सुपर, देखिए यहाँ पे खाली आर्टिकल 200 का बात करते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और जो भी नॉन बीजेपी स्टेट है वो कंप्लेन करे कि जो गवर्नर है वो सुपर सीएम काम कर रहा है, वो बोलता है वो हमारे बिल्स को पास होने देता ही नहीं है। तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है कि देखिए गवर्नर जो है वो फैसिलिटेटर है, वो काम में बाधा ना करे, बस वही बताया, इसमें और कुछ है। ये आर्टिकल मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ, परसों या नरसों मैंने इसको डिस्कस किया, आप पेपर से मतलब 23 अगस्त वाला ये आर्टिकल देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इंडिया कनाडा सिग्नल एंड ऑफ डिप्लोमेटिक स्पैट, ये देखिए अब इसको खाली सिंपल देखते हैं, क्योंकि ये वाला आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैपिंग इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट देखिए 2023 में एक खालिस्तानी बंदा है निज्जर, उसका असैसिनेट किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा फैला रहा था, इंडिया के खिलाफ नफरत फैला रहा था, ठीक है। खालिस्तान की मांग कर रहा था, खालिस्तान, ठीक है। तो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, तो उसका असैसिनेशन हो गया। अब उसी की वजह से उस समय इंडिया और कनाडा का जो रिलेशन है वो खराब हो गया, ठीक है। यहाँ से वहाँ जो डिप्लोमैट्स चले गए, ठीक है, मतलब वहाँ से जो हमारे डिप्लोमेट थे उनको हमने रिकॉल कर लिया, और यहाँ से जो तो हमने उनको वापस लिखी, जाओ तो हमारा तुम्हारा रिलेशन कुछ है नहीं, अब इनका ट्रेड भी बहुत कम हो चुका है, ठीक है। अब वहीं पे इसलिए अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया और कनाडा का जो टाइस है उसको हमें फिर से रिबिल्ड करना चाहिए, बस यही वहाँ का ये इसका है, ठीक है। हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, इसका वध हुआ था, मतलब असैसिनेशन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है, मैपिंग देखते हैं कि इंडिया यहाँ पे टोटल 13 प्रोविंसेस हैं, इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 12 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज हैं। 1 2 3 ये टेरिटरीज है, ये अपना हडसन बे आ गया, ये हडसन बे है, हडसन स्टेट है, यहीं पर अपना नायग्रा फॉल, ठीक है, यूएस में ही स्टेट लॉरेंस, ठीक है, बैफिन बे, ग्रीनलैंड, डेविस स्ट्रेट, ठीक है, ये अपने रॉकी माउंटेन्स बीच में मैकेंजी। अब यहाँ पे कुछ लेक्स आते हैं, लेक विनीपेग हो गया, लेक एथाबस्का आ गया, ग्रेट बियर लेक आ गया, ठीक है, ग्रेट स्लेव लेक आ गया, ये यहाँ के लेक्स है, ठीक। ये दुनिया का सबसे बड़ा 2nd नंबर पे कंट्री है, ये आ गया। दिल्ली मूव्स कोर्ट अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन के प्रति देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, ऑनलाइन जो आपने ड्रीम 11 वगैरह जो बैन हुआ उसके ऊपर कि गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, ये लाया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2020 विच हैज बैन ऑल द मोबाइल गेमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ये आता है सेक्शन 2 ऑफ Article 2 of Section 1 and G 567 Act, which cannot only bans online games of skills and rummy like poker, but also prohibit bank, financial institution facilities, financial transaction। अगर financial transaction भी आप कर रहे हो, बैंक अगर कर रहा है, जो कि वो कंपनी अगर ड्रीम 11 financial transaction भी कर रहा है, तो भी उनके ऊपर चार्जेस अप्लाई हो गई, ठीक है, तो भी उनके ऊपर चार्जेस अप्लाई हो गए। बस यही इसका कहानी है रियल मनी गेमिंग का, ठीक है। आपने देखा होगा ड्रीम 11 वगैरह सब बैन हो जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद गाइस, आज का द हिंदू आज थोड़ा लंबा आर्टिकल हो गया, ठीक है, धन्यवाद।